पिछले दिनों ईरान की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। खामनेई के खिलाफ हजारों की तादाद में युवा सड़क पर थे। ईरान जहां सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाना तक अपराध माना जाता है, वहां खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि शायद 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान एक बार फिर से बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसा लग रहा था कि सरकार गिरने ही वाली है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह आंदोलन ठंडा पड़ गया। प्रदर्शन खत्म हो गए, आवाजें दब गईं और सत्ता पहले की तरह मजबूत हुई। सवाल यही है कि जब गुस्सा इतना गहरा था तो बदलाव क्यों नहीं हो पाया और ये क्रांति इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? इसका जवाब ईरान की सत्ता के ढांचे में छिपा है। ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार नहीं है, ना सिर्फ राष्ट्रपति या संसद है। वहाँ असली ताकत एक ऐसी संस्था के पास है जो ये दिखाती है कि जो दिखती कम है पर हर जगह मौजूद होती है। इस संस्था का नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये वही ताकत है जिसने हालिया विद्रोह को कुचला और जिसकी मौजूदगी के रहते सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सत्ता से हटा पाना लगभग नामुमकिन है। IRGC को अगर कोई सिर्फ सेना समझता है तो ईरान को समझने में सबसे बड़ी गलती करता है। ये कोई पारंपरिक आर्मी नहीं है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन हो या फिर सरकार के आदेश पर चले। IRGC एक पैरेलल स्टेट की तरह काम करती है। इसकी अपनी सेना है, अपना खुफिया तंत्र है, साइबर यूनिट है, मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस हैं। यहाँ तक कि विदेशों में इसके नेटवर्क भी सक्रिय हैं। सबसे अहम बात यह कि IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, ना किसी राष्ट्रपति ना किसी संसद को। यानी सरकार बदल सकती है लेकिन IRGC की ताकत और उसका ढांचा जस का तस रहता है। IRGC की जड़ें 1979 की इस्लामिक क्रांति में है। उस समय आयतुल्लाह अली खामनेई को यह डर था कि कहीं ईरान की पारंपरिक सेना नई इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी न हो जाए। इसी डर से IRGC का गठन किया गया ताकि क्रांति की रक्षा की जा सके और धर्मतांत्रिक शासन को किसी भी चुनौती से बचाया जा सके। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध ने IRGC को और ताकतवर बना दिया। युद्ध के दौरान इसने न सिर्फ सैन्य भूमिका निभाई बल्कि धीरे धीरे राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र में भी अपनी गहरी पैठ बना ली। आज IRGC में करीब 2 लाख सक्रिय लड़ाके हैं। इसके कई हिस्से भी हैं जो अलग अलग मोर्चों पर काम करते हैं। इनके ग्राउंड फोर्सेस देश के अंदर और सीमाओं को नियंत्रण करते हैं। इसकी नेवी फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में एक्टिव दिखती है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। इसकी एरोस्पेस फोर्स मिसाइल और ड्रोन संभालती है, जबकि कुद्स फोर्स विदेशों में ईरान के हितों की उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इन सब के अलावा IRGC के नियंत्रण में बासिज नाम की एक अर्धसैनिक ताकत भी है जो देश के भीतर उठने वाले विद्रोह को कुचलने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। IRGC की सबसे खतरनाक ताकत है उसकी एरोस्पेस फोर्स जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को हैंडल करती है। ईरान के पास खाड़ी देशों में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार माना जाता है, जिसमें 2 से 3 हज़ार मिसाइलें हैं। इनमें फतेह 110, जुल्फागर, कियाम, शहाब 1, 2 और 3, गदर और ईमाद जैसी शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें इजराइल और पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। हाल के पलों में IRGC ने सॉलिड फ्यूल पर आधारित एडवांस मिसाइलों पर भी काफ़ी काम किया है। खैबर शेकन और हाज कासेम जैसी मिसाइलें तेज़ी से लॉन्च की जा सकती हैं और इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि उसकी फतेह और फतेह 2 मिसाइल हाइपरसोनिक है, जिनकी रफ्तार मैक 13 से लेकर के मैक 15 तक बताई जाती है। इन मिसाइलों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। मिसाइलों के अलावा IRGC का ड्रोन प्रोग्राम भी बेहद अहम है। शाहिद 136 जैसे सस्ते और घातक ड्रोन ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा है। इन्हें बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। यही रणनीति IRGC को एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मजबूत बनाती है। ईरान ने अपने मिसाइल और हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए अंडरग्राउंड बेस भी बनाया हुआ है, और इस बेस को मिसाइल सिटी कहा जाता है। इन भूमिगत ठिकानों में मोबाइल लॉन्चर, एम्यूनेशन, मिसाइलें छिपा कर रखी जाती हैं, जिससे किसी भी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई मुमकिन हो पाए। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिनों तक की जो जंग चली थी, इन ठिकानों में से कई को नुकसान पहुंचा था, लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो पाया था। हालांकि एयर डिफेंस के मामले में IRGC की सीमाएं भी साफ नजर नहीं आती। ईरान के पास बावर 373 जैसी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे S-300 या S-400 जैसा बताया जाता है। हालांकि ये सही है कि नहीं, दावा नहीं करते हम। इसके अलावा रूस से मिले S-300 सिस्टम और खुदार्द 15 जैसे मीडियम रेंज सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन 2025 की जंग में साफ हो गया कि अमेरिकी और इजरायली स्टेल्थ तकनीक, सैचुरेशन अटैक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने ईरान का एयर डिफेंस कमजोर पड़ जाता है। इसी कारण से ईरान अब रूस और चीन से और उन्नत सिस्टम हासिल करने की कोशिश में है।
IRGC की ताकत सिर्फ बाहरी मोर्चों तक सीमित नहीं है। देश के भीतर विद्रोह को कुचलने में बासिज मिलिशिया सबसे आगे खड़ी नजर आती है। बासिज समाज के भीतर फैला हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो डर और निगरानी दोनों पर काम करता है। हालिया प्रदर्शनों में बासिज के सदस्य हथियारों के साथ सड़कों पर नजर आए थे। प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पीटा गया और कई जगह गोलीबारी तक हुई। ये सिर्फ बल प्रयोग नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि राज्य हर जगह मौजूद है। अगर IRGC सत्ता की तलवार है तो बासिज उसका डर फैलाने वाला साया। बासिज कोई आम पुलिस बल नहीं है। इसका मेंबर आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी या क्लासमेट का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आपकी दुकान पर खड़ा कोई ग्राहक भी हो सकता है। लोगों को डर रहता है कि कहीं उनका अपना ही कोई परिचित उनके खिलाफ सूचना न दे दे। मुखबिरी ईरान में एक सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। जब भी ईरान में विरोध प्रदर्शन होते हैं, उन्हें काबू में करने के लिए बासिज सबसे आगे खड़ी होती है। कई मामलों में लोगों को उनके घरों से उठाया भी गया है। यही नहीं, बासिज के कमांडरों ने सरकारी टीवी पर आकर माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को घर के अंदर रखें और विरोध से दूर रहें। यह सिर्फ बल का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि डर पैदा करने की रणनीति थी। ईरानी शासन विरोध को सिर्फ गोली या लाठी से नहीं तोड़ता, वो उसे मानसिक और सामाजिक तौर पर खत्म करता है। गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को महीनों तक पूछताछ और शारीरिक और मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है, लेकिन असली सजा जेल के बाहर शुरू होती है। जब कोई युवक या युवती कई साल बाद जेल से बाहर आता है तो समाज उससे दूरी बना लेता है। लोग डरते हैं कि कहीं उससे बात करने पर वे भी निगरानी में न आ जाए। नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, शादी और सामाजिक जीवन पर असर पड़ता है। यानी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे फ्यूचर को सजा दी जाती है। यही वजह है कि ईरान में बार बार बड़े आंदोलन उठने के बावजूद वे सफल नहीं हो पाते। छात्र आंदोलन हो, महिलाओं के नेतृत्व में प्रदर्शन हो या फिर आर्थिक बदहाली के खिलाफ गुस्सा, हर बार कहानी एक जैसी होती है। इसका एक बड़ा कारण नेतृत्व का अभाव है। ईरानी शासन किसी भी उभरते हुए नेता को या तो तुरंत जेल में डाल देता है या देश से बाहर भगा देता है। बिना किसी संगठित नेतृत्व के सड़क पर उतरी भीड़ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती। इसके साथ ही इंटरनेट ब्लैकआउट भी एक बड़ा हथियार है। जैसे ही प्रदर्शन तेज होते हैं, सरकार इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती है या उन्हें बेहद सीमित कर देती है। इससे प्रदर्शनकारी आपस में बात ही नहीं कर पाते, न ही अपनी बात दुनिया तक पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां या IRGC के भीतर बड़े पैमाने पर विद्रोह देखने को नहीं मिलता। IRGC और बासिज की वफादारी सुप्रीम लीडर से है और यही सत्ता की सबसे मजबूत दीवार है। IRGC की ताकत सिर्फ बंदूक की डर तक सीमित नहीं है, उसकी पकड़ आर्थिक मोर्चे पर भी काफ़ी है। ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर IRGC का सीधा या इनडायरेक्ट नियंत्रण है। तेल, गैस, निर्माण, बंदरगाह, टेलीकॉम, इन सभी क्षेत्रों में IRGC से जुड़े संगठनों की मौजूदगी है। खातम अल अनबिया जैसे निर्माण समूह सड़कों, पुलों और पाइपलाइनों से लेकर बंदरगाहों तक काम करते हैं। यानी जो संस्था सत्ता की रक्षा करती है, वही इकोनॉमी के रूप में भी बेहद ताकतवर है। IRGC की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स ईरान की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इसका काम ईरान की लड़ाई बाहर से लड़ना है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और इराक सीरिया में सक्रिय मिलिशिया समूह, इन सभी को कुद्स फोर्स का समर्थन मिलता रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए घातक सड़क किनारे जो बॉम्ब की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी कुद्स ने ही दी थी। यही वजह है कि पश्चिमी देशों की नज़र में IRGC और कुद्स फोर्स बेहद कुख्यात हैं। उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। जून 2025 में इजरायल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिनों की जंग ने IRGC की ताकत और कमजोरी दोनों को उजागर कर दिया। इस संघर्ष में IRGC के कई सीनियर कमांडर मारे गए और मिसाइल लॉन्च साइट्स जो हैं वो तबाह हो गई। इसके बावजूद जनवरी 2026 तक IRGC ने दावा किया कि वो फिर से पूरी तरह तैयार है। ईरान के आसपास अब भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक माना जाता है, जिससे 2 से 3 हज़ार मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। हालांकि अगर सवाल ये है कि क्या IRGC सीधे तौर पर अमेरिकी सेना से जीत सकती है, जवाब साफ है, नहीं। अमेरिका की सेना ताकत, उसके स्टेल्थ बॉम्बर, फाइटर जेट और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम IRGC से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन IRGC की रणनीति जीतने की नहीं, बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी और प्रॉक्सी वॉर, ये सभी उसके हथियार हैं। यही वजह है कि किसी भी बड़े संघर्ष की कीमत पूरा मिडिल ईस्ट चुका सकता है। फिलहाल इस पर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़ा। धन्यवाद।